अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी विल डिस्कस द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग रिसर्च. चलें जी, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम किसी मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए जाते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. इसमें सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन द प्रॉब्लम एंड स्टेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद है जी हमारे पास डिवेलप द रिसर्च प्लान. नंबर 3 पर हम कलेक्ट द इंफॉर्मेशन यानी डाटा कलेक्ट करते हैं हम कस्टमर से. फोर्थ नंबर पे एनालाइज द इंफॉर्मेशन है, यानी एनालिसिस करते हैं उस इंफॉर्मेशन का हम, और उसके बाद प्रेजेंट द फाइंडिंग्स हैं. फाइंडिंग्स हम मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर देते हैं और फिर मैनेजमेंट 6 स्टेप के अंदर उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेती है. तो हम देखते हैं ये जो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी भी मार्केटिंग रिसर्च के अंदर, ये किस तरह से काम करते हैं. ठीक है, और इनकी फर्दर ऑपरेशनलाइजेशन क्या है, इनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर. तो सबसे पहले देखते हैं हम डिफाइन द प्रॉब्लम एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को. बेसिकली ये है क्या डिफाइन द प्रॉब्लम. देखें, जब भी आप कोई मार्केटिंग रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद होती है. डिफाइन द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को या उस पर्टिकुलर इशू को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बताएं कि हम बेसिकली इस मार्केटिंग रिसर्च को करेंगे क्यों, क्यों कंडक्ट करने जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है बेसिकली. ठीक है. अब जो वर्ड है प्रॉब्लम, समटाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद वाकई कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या कोई रियल प्रॉब्लम होगी. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई रियल प्रॉब्लम हो जिसको हम एड्रेस करने के लिए कोई मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं. समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है किसी मार्केट के अंदर, तो बेसिकली उस प्रोडक्ट के लिए जो कंज्यूमर का बिहेवियर जानने के लिए रिसर्च की जाती है या मार्केट सर्वे किया जाता है, मार्केट सर्वे किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये मार्केटिंग रिसर्च है. और उसका जो प्रॉब्लम हम उसमें कंसीडर करेंगे वो ये है कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं. ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस सेगमेंट की, जिसमें हम एंटर होने जा रहे हैं, उस सेगमेंट के कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं. ठीक है, उस कंज्यूमर की नीड्स किस तरह की हैं. तो हम इस वजह से उसका मार्केट सर्वे कर रहे हैं या वहाँ से उस एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कंज्यूमर के बिहेवियर को रीड करना और कंज्यूमर से कंज्यूमर की इनसाइट्स को गेन करना, क्योंकि हम उस मार्केट के अंदर उन कंज्यूमर्स के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं. अच्छा जी, उसके बाद इसी में कि आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को भी डिफाइन करना है कि बेसिकली आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के या आप इसको प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं. अगर हम यही एग्जांपल लें कि आप किसी नई मार्केट के अंदर इंटर होना चाह रहे हैं और वहाँ के कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, तो अगर आप सक्सेसफुली उस कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वही आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे. तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका रिसर्च के अंदर कि सबसे पहले आपने अपनी प्रॉब्लम को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आपको पता हो कि बेसिकली यही प्रॉब्लम है हमारी, यानी कि ये आप यूँ कह लें कि ये बेस है आपकी रिसर्च की. अगर यही ख़राब हो गई तो आगे भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है. उसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारे पास सेकंड स्टेप है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर, डिवेलप द रिसर्च प्लान. आप ये रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करेंगे. ठीक है, उसके लिए एक रिसर्च प्लान डिवेलप करेंगे जिसमें 5 चीज़ें हमारे पास, या आप यूँ कह लें कि 5 स्टेप्स फर्दर इसके अंदर डिवेलप द रिसर्च प्लान के अंदर इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे डाटा सोर्सेज कौन से होंगे. ठीक है, हम डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे. हम क्या एक न्यू सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, हम प्राइमरी डाटा फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, या कि हम पहले से जो बिहेवियर्स लोगों ने रीड कर लिए हैं या पहले से जो डाटा अवेलेबल है कस्टमर्स का, हम उसी को दोबारा एनालाइज करके उसके ऊपर कोई रिसर्च करने जा रहे हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा रिस्पोंडेंट बेसिकली कौन है. हम इंडिविजुअल कस्टमर से नए सिरे से उससे इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं या पहले जो लोगों की इन्फॉर्मेशन मौजूद है हम उसी को प्रोसेस करेंगे. तो डाटा सोर्सेज सेकेंडरी होगा या प्राइमरी होगा, ये दोनों आपके पास होने चाहिए. आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी ये प्राइमरी रिसर्च है या आप सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हैं. उसके बाद आपके पास रिसर्च अप्रोचेज हैं. रिसर्च अप्रोचेज से मुराद ये है कि आप कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने जा रहे हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करने जा रहे हैं, या एग्जिस्टिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, किसी थ्योरी को
नए सिरे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी आ जाती है, यानी कि रिसर्च की टाइप्स भी आप देख लेते हैं कि आप ऑब्जर्वेशनल सर्वे करेंगे, आप फोकस ग्रुप सर्वे करेंगे, या आप क्वेश्चनर का सर्वे करेंगे, तो फर्दर ये भी आप इसके अंदर देख लेते हैं। उसके बाद आपके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हैं, आप डाटा कलेक्ट किस तरह से करेंगे, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे कस्टमर से डाटा लेने के लिए। ठीक है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं और दूसरे क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में जब हम यूजुअली सोशल साइंसेज की बात करते हैं तो मार्केटिंग की स्टडीज में हम ज़्यादातर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हम क्वांटिटेटिव यानी जो मेजर किया जा सकता हो, क्वांटिटेटिव आप यूँ कह लें कि क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता हो, उसको हम कहते हैं कि वो क्वांटिटेटिव मेजर है। यानी हम जो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है हमारा 1 to 5, 1 is strongly disagree, 2 is disagree, 3 is neutral, 4 is agree, 5th is strongly agree। तो ये क्या है, बेसिकली ये हमारा मेजरमेंट स्केल है, हम इसको लिकर्ट स्केल कहते हैं। तो ये हो सकता है आपने अपना जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है वो किसी न किसी स्केल को यूज़ करते हुए डेवलप किया है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च अप्रोच आप कौन सा मेजर यूज़ करने जा रहे हैं या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम क्वालिटेटिव स्टडीज़ करते हैं बिहेवियरल साइंसेज के अंदर, सोशल साइंसेज के अंदर, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर सर्वे यूज़ करते हैं। ठीक है, या क्वेश्चनेयर को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चनेयर बना लेते हैं और उस पर हम रिस्पॉन्सेज ले लेते हैं कस्टमर से, जो कि पहले मैंने डिस्कस किया कि 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल भी हो सकता है, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल भी आपका हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग प्लान है। सैम्पलिंग प्लान का मतलब ये है कि आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है जिस सेगमेंट में आप वो सर्वे या वो रिसर्च करने जा रहे हैं, उस पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन कितने लोग कर सकते हैं, यानी आपका सैंपल कितना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 2000 लोगों को स्टडी करने जा रहे हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि मैं 200 लोगों से डाटा लूंगा तो वो 2000 लोगों के प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को रीड करने में ये 200 लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आप अपना सैम्पलिंग प्लान एज पर योर पॉपुलेशन, यानी कि जो होल पॉपुलेशन होगी आपकी स्टडी की, उसके अकॉर्डिंग अपना सैम्पलिंग प्लान डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जी आपका कॉन्टैक्ट मेथड। अगर आप सैम्पलिंग प्लान डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इनसे ये जो 200 लोग हैं 2000 में से या 2 लाख में से हमने इनसे डाटा कलेक्ट करना है जो कि उन 2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट किस तरह से करेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट मेथड में हमारे पास ऑनलाइन कॉन्टैक्ट मेथड होता है, उसके बाद हमारे पास सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे होता है, यानी कि हम खुद जाके उससे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। टेलीफोनिक सर्वे होता है, आप फ़ोन पे उनसे डाटा ले लेते हैं। तो ये 3 कॉमन टाइप्स हैं जो मार्केट के अंदर यूज़ होती हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे पॉपुलर टाइप है उसे हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे कहते हैं, यानी आप खुद रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि सर ये क्वेश्चनर फिल कर दे। ठीक है, वो आपको क्वेश्चनर फिल कर देता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास ऑनलाइन सर्वेस यानी ऑनलाइन कॉन्टैक्ट मेथड पॉपुलर है, क्योंकि अब जितना हाई टेक हो गई हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इन हो गई है हर चीज़ के अंदर, तो अब आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे इधर उधर अपने क्वेश्चनर्स को फ्लोट करवा के वहाँ से कंज्यूमर का बिहेवियर या उसके रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका डिवेलप द रिसर्च प्लान है, जो कि सेकंड स्टेप है आपका मार्केट रिसर्च के अंदर। उसके बाद आ जाएं जी थर्ड नंबर पे। जो थर्ड स्टेप हमारा इन्वॉल्व होता है आपकी रिसर्च के अंदर या मार्केटिंग रिसर्च के अंदर, वो है हमारा कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन किस तरह से कलेक्ट करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डाटा कलेक्शन स्टेप इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट प्रोन टू एरर। सबसे मुश्किल काम है डाटा कलेक्शन। ठीक है, जब भी आप डाटा कलेक्शन करने जाते हैं, सेल्फ आप यूँ कह लें कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट सर्वे करने जाते हैं, आप जिस रिस्पोंडेंट के पास लेके जाते हैं हो सकता है वो आपको रिफ्यूज़ कर दे रिस्पॉन्स करने से। ठीक है, हो सकता है वो गलत क्वेश्चंस जो हैं वो फिल कर दे, हो सकता है वो डबल क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन के डबल आंसर कर दे आपको। ठीक है, तो प्रोन टू एरर है, इसमें बहुत ज़्यादा एरर का चांस भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। ज़ाहिर है अगर आप पूरे कंट्री से, पूरे स्टेट से कहीं से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो आपकी ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, आपके टाइम कॉस्ट, आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल कॉस्ट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो जब आप कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो आप लोगों से बेसिकली डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, या डाटा कलेक्ट या आप यूँ कह लें कि उस 200 या 300 लोग जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनसे फिजिकल इंटरेक्शन आपकी हो रही होती है। अगर आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट सर्वे कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो तब भी आपकी वॉइस टू वॉइस या
एसिंक्रोनियस इंटरेक्शन आपकी उसके साथ हो रही होती है। तो इसमें कुछ इश्यूज भी हैं, जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, जो ज़्यादातर हमें जनरली जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले रिस्पोंडेंट्स विल बी अवे फ्रॉम होम एंड मस्ट बी कॉन्टेक्टेड अगेन। हो सकता है रिस्पोंडेंट अवेलेबल ना हो आपके, आप यहाँ से पंजाब गए हैं, लाहौर गए डाटा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन आपको रिस्पोंडेंट आगे से मौजूद नहीं था, उसको कोई एमरजेंसी हो गई या उसने वैसे ही आपको बहाना कर दिया कि मैं नहीं हूँ, आप अगले हफ्ते आ जाना। तो आप 800 किलोमीटर का सफ़र करके दोबारा फिर अगले हफ्ते जाएंगे तो ये एक्सपेंसिव है। उसके बाद रिस्पॉन्ड्स में रिफ्यूज टू कॉपरेट, जैसे मैंने पहले बताया कि हो सकता है वो कहे कि यार मैं नहीं फिल कर रहा क्वेश्चन, चलो भागो यहाँ से। उसके बाद रिस्पोंडेंट्स विल गिव बाइसेस और डिसऑनेस्ट आंसर्स, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हो सकता है वो गलत आंसर आपको कर दे, उसका बिहेवियर कुछ और हो लेकिन वो बाइस्ड हो किसी एक चीज़ के बारे में। इसी तरह सम इंटरव्यूअर्स विल बी बाइस्ड और डिसऑनेस्ट। सिर्फ रिस्पोंडेंट की साइड पर ये इशू नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू कर रहा है, जो डाटा कलेक्शन कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप कस्टमर को कहते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं और उसको कहते हैं कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं, वो आपको अगर यस कह रहा है आप नो कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है आप भी किसी जगह पर बायस्ड हो। तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन में या कलेक्टिंग द डाटा हम इसको कहते हैं, इसके अंदर ये कुछ इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। खैर ये थर्ड स्टेप है, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सिंपली, और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आप फोर्थ स्टेप के अंदर इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर देते हैं। ठीक है, यानी इस डाटा को फिर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू आप इसको एनालाइज करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ठीक है जो हमें मिली हुई है। आपने अगर 2000 क्वेश्चनर, 2000 तो खैर बहुत ज़्यादा है, अगर आपने 200 क्वेश्चनर फिल करवाए हैं तो हो सकता है उसमें से 125 या 150 आपके यूज़फुल हों और बाकी यूज़लेस हों, वो आपके काम के ना हो। ठीक है, जब आप एनालाइज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को तो समटाइम कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से आपको स्क्रीन करना पड़ती है, कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं होती उसके अंदर। तो उसको एनालाइज करने के बाद सॉरी यूजफुल नहीं होती, तो जो आपके पास क्वेश्चनर बचते हैं वहाँ पर 150 या 125, फिर आप उसके ऊपर ही एनालिसिस रन कर लेते हैं किसी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के थ्रू। और उस स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के एनालिसिस के बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, जो आपने हाइपोथेटिकल एनालिसिस किया है या कोई कोरिलेशनल एनालिसिस किया है या कोई आपने रिग्रेशन उसके ऊपर रन किया है या कोई आपने कॉजल कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस किया है, तो वो उसका जो भी हाइपोथेसिस आपने प्रपोज किया होता है तो उसके रिजल्ट्स फिर आपके सामने आ जाते हैं। यानी कि आपको वो बता देता है कि यहाँ के कस्टमर्स का, यहाँ के जो रिस्पोंडेंट आपने सेलेक्ट किए थे उनका बिहेवियर किस तरह है आपके इन क्वेश्चनर्स के रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है आप उसी को फिर प्रेजेंट कर देते हैं। आपका जो फिफ्थ स्टेप है, यानी आप बता देते हैं मैनेजमेंट को, देखें जी यहाँ के जो कस्टमर थे, जिन कस्टमर्स के बारे में हम सर्वे करना चाह रहे थे, उनकी उनकी प्रेफरेंसेस को चेक करना चाह रहे थे, उनकी इंटेंशन को देखना चाह रहे थे, तो हमने जो कंस्ट्रक्ट यूज़ करके उनकी इंटेंशन को चेक करना चाहा है, ये उसकी इनसाइट लेनी चाहिए, तो उसके हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हैं। तो वो जो फाइंडिंग्स है, जो वो रिजल्ट्स होते हैं, उसको आप फिर प्रेजेंट कर देते हैं अपनी मैनेजमेंट को। उसके बाद फिर 6 स्टेप के अंदर आपकी मैनेजमेंट उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेती है कि उन्हें उस मार्केट के अंदर जाना चाहिए, क्या वो उस मार्केट के कस्टमर्स की नीड को अंडरस्टैंड कर पाए हैं इस मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू, या जो इंफॉर्मेशन उनको मिली है वो इंफॉर्मेशन अगर तो उनकी प्रोडक्ट के लिए उस सेगमेंट में जाने के लिए यूज़फुल है, तो हो सकता है वो उसके ऊपर फर्दर कोई डिसीजन लें। या तो वो डिसीजन लेंगे कि हमें उसमें जाना चाहिए उस मार्केट के अंदर, या फिर हो सकता है वो कहें कि हमारे लिए ये मार्केट सूटेबल नहीं है, हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो ये हैं जी आपके 6 स्टेप मार्केटिंग रिसर्च के, जिससे हम मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करते हैं। उम्मीद है कि हर स्टेप में आपको बहुत आसान एग्जांपल के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।